घर से बाहर निकलकर खुली हवा में टहलने लगी। वह धीमे कदमों से चलते हुए लक्ष्मण झूले की तरफ आ पहुंची, जो रात में जगमगाता हुआ बेहद खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए लोगों की चहल पहल ना के बराबर थी। सुनी एक गेस्ट हाउस के सामने से गुजरती सीढ़ियों से नीचे उतर उस ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वह झूले के पास खड़ी थी। तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे झूला धीरे धीरे हिल रहा था, पर यह उसके दिल में कोई डर नहीं बल्कि रोमांच पैदा कर रहा था। सुनी ने नीचे की तरफ झांक कर देखा तो गंगा नदी कलकल करती अविरल बहती दिखाई दी। ऊपर खुले आसमान में चमकते सितारे उस पल की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। आसपास कोई भी हलचल नहीं थी। यह सब सुनी को बहुत सुकून दे रहा था। वह सब कुछ भूलकर नीचे बहती नदी को देखने लगी। ठंडी हवा उसके चेहरे को प्यार से थपथपाते हुए जा रही थी। राशि भी उसके पीछे आ पहुंची, लेकिन वह कुछ ही दूरी पर सीढ़ियों से उतर एक ओर जा बैठी। कुछ ही देर में रोहन का फोन आ गया और वह उससे बातें करने लगी। तकरीबन 10 मिनट तक चुप खड़े रहने के बाद सुनी जैसे नींद से जागी। मन तो नहीं था जाने का, लेकिन जाना तो था ही। आखिर कब तक वह यहाँ यूं खड़ी रहती। सुनी ने गहरी सांस ली और मुड़कर वापस जाने लगी। तभी पीछे दूर से किसी ने उसे पुकारा। सुनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झूले के दूसरे छोर पर ऋषभ मुस्कुराता हुआ खड़ा दिखा। सुनी कुछ पलों तक उसे हैरान सी देखती रही। फिर कुछ एहसास होते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। ऋषभ, जो काफी शांत लग रहा था, सुनी को मुस्कुराते देख खुश हो गया। उसने इशारे से सुनी से पूछा कि क्या वह उसके पास आ सकता है। सुनी का सारा गुस्सा तो पहले ही छूमंतर हो चुका था, तो उसने ऋषभ को अपनी तरफ आने का इशारा किया। ऋषभ मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ सुनी के पास आ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही हो? कुछ वक्त मेरे साथ भी तो रुको ना। सुनी खामोशी से उसे देखने लगी। ऋषभ, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ देखकर खुश हो जाओगी, पर तुम तो एकदम शांत हो। सुनी हल्के से हंस दी, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त आप सच में यहाँ नहीं हो, बल्कि सिर्फ हमारा ख्वाब हो। यह तो 24 घंटे हमारे दिमाग में आप घूमते रहते हो ना, उसी का नतीजा है। हम जानते हैं कि सच में तो आपका साथ हमें कभी नसीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा हक आप किसी और को दे चुके हैं। ऋषभ गंभीर सा उसे देखने लगा। अब तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ और सच में तुम्हारा नहीं हो सकता। तो एक काम करो, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दो। उसके बाद मैं चलता हूँ, क्योंकि अब मेरे होने या ना होने का कोई फायदा ही नहीं। सुनी चुप रही। ऋषभ जाने को हुआ कि सुनी ने उसका हाथ पकड़ रोका। नहीं, आप कहीं मत जाइए। सच में ना सही, लेकिन ख्वाबों में तो आप हमारे साथ अपना कुछ वक्त बिता ही सकते हैं। ऋषभ हंस दिया। यह भी सही है। सुनी आगे कुछ कह पाती कि ऋषभ ने उसके हाथों को थाम लिया और सुनी के साथ कपल डांस करने लगा। उसकी इस हरकत पर पहले तो सुनी चौंक गई, फिर अगले ही पल वह भी खुशी से उसका साथ देने लगी। नीरा शर्मा है। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। उनके ऑफिशियल चैनल ऋषभ, नीरा शर्मा जब साथ वक्त बिताना ही है तो क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग करें। चैनल पर सुन रहे हैं, सुनी ने हंसकर हाँ में से हिला दिया। कि उस चैनल के मालिक थोड़ी देर बाद दोनों रुक गए। चुराकर पोस्ट किया है। ऋषभ, तेज, तुम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारे साथ डांस किया है। और उनके चैनल पर इस कहानी क्यों? को ना सुने। ऋषभ, यार मेरी इमेज खराब हो जाएगी ना रावण और मेजर तूफान वाली। सुनी कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख ऋषभ बोला, क्या सोच रही हो? सुनी, यही सोच रहे हैं कि जब सिर्फ आपके ख्याल से ही हमें इतना अच्छा लग रहा है, तो जब आप सच में हमारे साथ होते तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता। ठीक है, आपको हमारा नहीं होना तो मत होइए, लेकिन आपके ख्वाब पर तो हमेशा हमारा ही हक रहेगा। हम जब चाहेंगे आपको आना ही होगा। ऋषभ, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर झूले के दूसरे छोर की तरफ चले गए। राशि अब भी रोहन पर फोन से बातें करने में मशगूल थी। ऋषभ और सुनी अब जाकर नदी के किनारे पड़े पत्थर पर बैठ गए। बहता पानी बार बार उनके पैरों को भिगोकर निकल जाता। ऋषभ, कब तक मेरी यादों के साथ वक्त गुजारोगी?
सुनी, हम तो पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं क्योंकि हम धोखेबाज नहीं कि दिल में कोई और शादी किसी और से। किस लिए? सिर्फ समाज को दिखाने के लिए? हमें नहीं करना है सब। ऋषभ, लेकिन मैं तो शादी कर रहा हूं ना निशा से। सुनी, वो आपकी मर्जी है। ऋषभ चुप हो सामने बहती नदी को देखने लगा। रात काफी हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। सुनी, कुछ देर और साथ बैठते हैं ना। ऋषभ कुछ कहता कि सुनी को राशि की आवाज सुनाई दी जो दूर खड़ी उसे पुकार रही थी। ऋषभ, अब तो तुम्हें जाना ही होगा, दोस्त जो बुला रही है। सुनी ने पहले तो आनाकानी की, फिर ऋषभ की जिद पर उठ खड़ी हुई और जाने लगी कि रुककर उसकी तरफ देखा। वैसे सच में आपसे मुलाकात कब होगी? ऋषभ, बहुत जल्द, तब तक मेरे ख्यालों से ही काम चला लो, जब मन करे याद कर लेना। सुनी आगे बढ़ चली। राशि के पास पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर पत्थर पर बैठे ऋषभ की ओर देखा, लेकिन वो अब गायब था। राशि पता नहीं उसे क्या कह रही थी, पर उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ ऋषभ की यादों पर ही था। दोनों घर की तरफ चल दी। तारा अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और बातें करने का भी काफी मन था। वह सोचने लगी कि क्या करे। मौली को इस तरह जगाना सही नहीं होगा। बेचारी को कल बैंक भी तो जाना है। क्या करूं? तारा की नजर अब कबीर की तस्वीर पर पड़ी। तुम तो बस दीवार से ही चिपके रहो, ये नहीं है कि कभी तस्वीर से बाहर भी निकल आया करो। माना कि ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन मेरी सुन तो लेते ही हो ना। अगले ही पल तारा के दिमाग में एक प्लान आया। वह खुश होते हुए उठी और कबीर की कबर्ड खोल उसमें से उसकी एक शर्ट निकाल ली। तारा अब जल्दी से बिस्तर पर आ बैठी और एक बड़ी सी पिलो को कबीर की शर्ट पहना दी। हाँ, ये ठीक है। अब लग रहा है कि कोई तो है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। तारा उस पिलो को बिस्तर पर अपने साथ रखकर लेट गई। हाँ यार, बिल्कुल कबीर वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि वह तो कम ही बोलता है और ये भी बोलेगा ही नहीं। मैं इस नए कबीर से बात कर लेती हूँ। यह ऑडियो केवल कुछ वक्त तक वह नए कबीर से बातें करती रही, फिर अपनी ही बेवकूफ़ी पर जोर से हंस पड़ी। उसके हंसने की आवाज़ सुन बगल के कमरे में सो रही मौली जाग गई। वह सोचने लगी कि इतनी रात तारा ऐसे क्यों हंस रही है। वह उठकर उसके कमरे की खिड़की पर आई तो तारा को पिलो के साथ डांस करते देख वह भी हंसने लगी। तारा ने जल्दी से खिड़की की ओर देखा तो मौली हंसती हुई दिखी। मौली अब कमरे के अंदर आई। यार, जो भी पागलपन करना है अभी कर ले, लेकिन कबीर के सामने मत करना, वरना वो तो डरकर ही भाग जाएगा। तारा हंसने लगी। जी मिसेस मौली देव सिंह, वैसे आपके फ़ोन की बैटरी डाउन क्यों हो जाती है? क्या ये पागलपन नहीं है जो आप हर रोज रात भर अपने देव साहब की फ़ोटो वीडियो देख कभी हंसती और कभी रोती हैं? मौली, अच्छा ठीक है, हम दोनों ही पागल हैं। चल, आज साथ में सोते हैं। दोनों अब साथ लेटकर बातें करते हुए सो गईं। जय और देव जावेद के आने का इंतजार कर रहे थे। मेजर शौर्य मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि आज जावेद का भी हिसाब चुकता हो ही जाएगा। जावेद गाड़ी में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। वाकई अनवर, यहाँ के रास्तों को तुम काफी अच्छे से जानते हो। अभी तक कोई भी अड़चन नहीं आई है और ना ही सेना के लोग दिखे हैं। अब तो जब भी यहाँ काम के सिलसिले से आना हुआ करेगा, मैं तुम्हें ही साथ लूँगा। मेजर शौर्य, बिल्कुल, मैं तो हूँ ही यहाँ आप लोगों की खिदमत के लिए। कुछ वक्त बाद मेजर शौर्य अपनी मंजिल के करीब थे। अपनी गाड़ी की लाइट में उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर देव सादा कपड़ों में खड़ा था। मेजर शौर्य ने उसे इशारा करने के लिए गाड़ी का हॉर्न 3 बार बजाया, जैसा उन लोगों ने पहले तय किया था सिग्नल देने के लिए। दूर खड़ा देव और अपनी पोजीशन लिए बैठे जय समेत बाकी सभी सोल्जर्स सिग्नल पाते ही समझ गए कि यही गाड़ी उनका टारगेट है। सभी अब सावधान हो गए। देव से कुछ दूरी पर एक ढका हुआ ट्रक खड़ा था। मेजर शौर्य ने देव से कुछ कदम दूरी पर गाड़ी रोक दी। उसे अचानक यूं गाड़ी रोकते देख जावेद और उसके साथी चौकन्ने हो गए। जावेद ने देव को खुद की गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा। क्या बात है अनवर, गाड़ी क्यों रोक दी? और कौन है ये जो इधर ही आ रहा है? मेजर शौर्य, ये मेरा साथी है, अपने नेटवर्क में काम करता है, मुझे बात करनी है इसे थोड़ा।
जावेद, जल्दी करना, क्योंकि हम यहाँ ऐसे नहीं रुक सकते। जितनी जल्दी हो हमें यहाँ से निकलना है। इतने में देव मेजर शौर्य की साइड की खिड़की पर छुप गया और एक बार सरसरी निगाहों से जावेद और उसके साथियों को देख मेजर शौर्य से बोला, अनवर, जरा बाहर तो आओ, कुछ बात करनी है। मेजर शौर्य ने पीछे बैठे जावेद की तरफ देखा। मैं भी 2 मिनट में आया। उसने चुपके से गाड़ी की चाबी निकाल ली और बाहर निकल देव के साथ चल पड़ा। दोनों बातें करते हुए ट्रक के पीछे की तरफ चले गए। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन कोई लौट कर ही नहीं आया। यह देख जावेद ने अपने एक साथी को कहा, जाकर देख तो अनवर कहाँ रह गया। उसका आदमी गाड़ी से निकल ट्रक की तरफ चला गया। जावेद ने साथियों के साथ कुछ वक्त तक उसका भी इंतज़ार किया, पर अब वो भी नहीं लौटा। जावेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है, लेकिन उसे किसी अनहोनी की बू आ गई थी। उसने अपने बाकी 2 साथियों से कहा कि यहाँ कोई गड़बड़ है, जल्दी से गाड़ी को लेकर निकलो यहाँ से। ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा उसका साथी जल्दी से उस सीट पर आ बैठा, लेकिन गाड़ी की चाबी ना देख वह दंग रह गया। जावेद, क्या हुआ, चल जल्दी। साथी, भाईजान, गाड़ी की चाबी नहीं है। तीनों परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें एहसास हो चुका था कि वो शायद किसी बड़ी साजिश का शिकार हो चुके हैं। जावेद ने दोनों साथियों को अपने हथियार संभालने को कहा और खुद ने भी अपनी गन संभाल ली। जैसे ही कोई हलचल दिखे या कोई भी आता दिखे, उसे गोली मार देना। तीनों कार में काफ़ी देर तक अपनी गन ताने बैठे रहे, लेकिन जब कोई भी हलचल नहीं दिखी तो तीनों ही कंफ्यूज हो गए कि मामला है क्या। एक साथी बोला, पता नहीं अनवर और हमारे साथी के साथ क्या हुआ है। जरूर वो रास्ते में मिला शख्स सेना का आदमी होगा। मुझे लगता है भाईजान कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आखिर कब तक यूं ही गाड़ी में बैठे रहेंगे। जावेद माथे से पसीने की बूंदें पहुँचते हुए बोला, लेकिन इस गाड़ी में मेरा ड्रग है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। दूसरा साथी, अगर जान बची तो आप फिर से ये काम कर लेना, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जावेद, लेकिन ऐसे निकलना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इतने अंधेरे में दुश्मन पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहला साथी, तो क्या करें। जावेद ने उन्हें कुछ समझाया। थोड़ी देर बाद तीनों गाड़ी से उतरते ही चारों तरफ गोलियां चलाते हुए सामने की ओर भागने लगे। दोनों साथियों ने जावेद को कवर कर रखा था। पेड़ों के पीछे छिपकर बैठे सोल्जर्स खुद को उन गोलियों से बचाने लगे। तभी एक गोली अचानक से चली और जावेद के एक साथी के सिर में लगी। अगले ही पल वह ढेर हो गया। जावेद और दूसरा साथी कुछ समझ पाते कि ट्रक के अंदर बैठे जय ने दूसरी बार गोली चलाई, जो दूसरे साथी के पेट में लगी। वह भी वहीं गिर पड़ा। जावेद खुद को अकेले पाकर घबरा गया और उसके हाथ से गन छूटकर वहीं गिर पड़ी। वह हड़बड़ाकर वापस कार की तरफ भागा कि सोल्जर्स निकलकर सामने आ गए। वह वापस लौटा तो ट्रक से जय बाहर निकल आया और देव भी मेजर शौर्य को गिरफ्तार करने का नाटक करते हुए पीछे से बाहर आ गया। जावेद हर तरफ से घिर चुका था। वह जानता था कि उसकी एक होशियारी उसकी जान ले सकती है, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। जय ने उसे बहुत मारा। उसका सारा ड्रग्स और गाड़ी में मौजूद कुछ और हथियार जब्त कर लिए। देव और जय साथियों के साथ उसे और मेजर शौर्य को गिरफ्तार कर कैंप में ले आए। दोनों को अलग अलग रखा गया। कुछ वक्त बाद देव, जय मेजर शौर्य को रिहा कर उनके साथ बाहर खड़े थे। जय, आप तो बहुत समय से ये सब कर रहे हो। अब ये मिशन पूरा होते ही फिर कुछ वक्त बाद किसी और मिशन में लग जाओगे। वर्दी की याद नहीं आती। मेजर शौर्य, बहुत आती है, लेकिन ये सब देश के लिए ही तो कर रहा हूँ। ये मिशन खत्म हो जाए तो थोड़ी राहत मिले। देव, हाँ, पर इससे पहले जावेद को दिखाना है कि तुम हमारी कैसे भाग गए। तीनों हंसते हुए वहां से चले गए। अगले दिन सुबह कबीर की नज़र मुश्ताक पर ही टिकी थी। मुश्ताक जावेद से मिली मोटी रकम से बहुत खुश था। वह अपने तंबू में बैठा उन पैसों को देख रहा था। कबीर मुश्ताक के तंबू में गया और उसके सामने जा बैठा। मुश्ताक उसे देख खुश हुआ। शाबाश आरिफ, तुम्हारी वजह से आज हमारी पैसे की तंगी कुछ वक्त के लिए टल गई है। जब तक ये खत्म होंगे तब तक पाक में बैठे आका हम तक मदद पहुंचा ही देंगे। कबीर सोचने ही लगा कि क्या होगा मुश्ताक, जब तुम्हारे पास ना ये पैसे बचेंगे
और न ही तुम्हारी जान। इतने में एक आतंकवादी वहां आया और मुश्ताक को बताया कि जावेद पकड़ा गया है, साथ में अनवर भी। अब आगे क्या करना है? यह सुनकर मुश्ताक दंग रह गया, फिर सोच में पड़ गया। कबीर उसे गौर से देखने लगा कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है अब।